नमस्कार दोस्तों, संयुक्त अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मित्रों केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग ये हर एक तत्व के बारे में हर एक जानकारी इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको किसी भी परीक्षा में बैठिएगा 2 से 3 प्रश्न जरूर से जरूर मिलेगा। बस आप लास्ट तक शांत रहकर वीडियो में बने रहिए, आपको इसका फायदा दिख जाएगा। तो मित्रों, आज चलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसके संबंध में बहुत सारी आपको बातें बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये देखिए मित्रों, ये मान लीजिए नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो पहला पॉइंट ये मित्रों कि नाभिक की खोज किसने किया। नाभिक का खोज किया मित्रों रदरफोर्ड ने। वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया, न्यूक्लियस का खोज किया। ये है नाभिक। ये देखिए मित्रों, ये है कोश, इनको कहते हैं हम कोश। ये है पहला कोश, ये है दूसरा कोश, ये है तीसरा कोश, ये है चौथा कोश। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है मित्रों, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब कहाँ रहते हैं। तो मित्रों नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। नाभिक के जो बाहरी कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मित्रों, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में होते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है मित्रों वह ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन का चार्ज धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन जो होता है वह उदासीन होता है। अगर आपसे ये प्रश्न करता है कि नाभिक जो है ये धनावेशित है कि ऋणावेशित है, मैंने बताया मित्रों नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का तो आवेश शून्य होता है, उदासीन होता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, तो इसलिए जो अपना नाभिक होगा ये धनावेशित होगा। और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वह ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसलिए इसका भी मात्रक हो जाएगा कूलाम। अगर आपसे प्रोटॉन का पूछता आवेश कितना होता है, तो यही चीज प्लस में हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूट्रॉन का आवेश तो शून्य दिख ही रहा है। अब चलिए मित्रों हम लोग और बातें समझते हैं। नाभिक के अंदर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब हम लोग ये ज्ञात करते हैं मित्रों कि प्रत्येक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो कक्षाओं में, कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये होता है मित्रों 2n²। ना कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है 2n²। यहाँ पर n जो है कोषों की संख्या है। अगर हमसे पूछता है पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मित्रों, तो 2 × 1⁻²। मैंने बताया है n जो है कोषों की संख्या है। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मित्रों पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हमसे दूसरे कोष में पूछता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम कह दें 2। और देखिए n जो है कोषों की संख्या है, हम कह देंगे 2⁻², तो ये हो जाएगा 8। अगर तीसरे में पूछता है 2 × 3⁻², ये हो जाएगा 18। चौथे में पूछता है मित्रों तो 2 × 4⁻², ये हो जाएगा 32। अगर पाँचवें में पूछता है 2 × 5⁻², ये हो जाएगा 50। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और मित्रों ये देखिए, ये है पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष, चौथा कोष। पहले कोष में एक ही कोष होगा और उपकोष की बात करेंगे तो एक ही उपकोष होगा। अगर दूसरे में बात करेंगे मित्रों तो देखिए दूसरे में 2 उपकोष होगा,
तीसरे में 3 उपकोष होगा, चौथे में 4 उपकोष होगा। ये मित्रों चौथे में 4 उपकोष होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं मित्रों ब्लॉक कितने होते हैं। ये जो उपकोष बटे हुए हैं यही ब्लॉक कहलाते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं? S, T, D, F, ये 4 ब्लॉक होते हैं। तो मित्रों कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं, S, T, D और F। हमको अगर पता करना होगा कौन सा तत्व कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक में है, तो हम लोग जब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में रहेगा या जिस ब्लॉक में रहेगा वो तत्व उसी ब्लॉक का तत्व होगा। और एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, एस ब्लॉक में या एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पी में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मित्रों हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इनकी खोज किसने किया। इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, ये कोड दे रहे हैं पेन GTC। ईंट पर नाचे ये गलत है, आप पेन GTC को ध्यान रखिएगा। प्रोटॉन की खोज किया गोल्डस्टीन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज किया थॉमसन ने, पूरा नाम है जे थॉमसन। अगर न्यूट्रॉन की बात करेगा तो चैडविक ने किया, पूरा नाम जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। यह है इनकी खोजों के बारे में हम लोग मित्रों यहाँ पर सीख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से आपको हर एक तत्व की जितनी भी स्थितियाँ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किन नियम पर किया जाता है? तो मित्रों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वह ऑफ-बाउ का नियम और बोर-बरी 2 सिद्धांत पर किया जाता है। एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हुआ है, इन्हीं के माध्यम से हम लोग 2 टाइप से करेंगे। एक तो ऑफ-बाउ के नियम से, दूसरा नील्स और बोर, 2 वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक नील्स, वैज्ञानिक बोर्स, उनके हम सिद्धांत पर करेंगे। और ध्यान रखिएगा, किसी भी तत्व में अष्टक पूर्ण होने पर, किसी भी तत्व का अष्टक पूर्ण होने पर वह तत्व जो होता है अक्रिय अवस्था में चला जाता है, वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, वह तत्व अक्रिय गैस कहलाता है। तो अष्टक अपना कितने कितने पर होगा? 2 पर होगा, 8 पर होगा, 18 पर होगा, 32 पर होगा, 50 पर होगा। कहने का मतलब जो अपना अष्टक कुल होगा वह 2n² पर होगा। यह है कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला। नाभिक की खोज किया रदरफोर्ड ने। हम लोग मित्रों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 रूल से, एक ऑफ-बाउ के रूल से और दूसरा वैज्ञानिक नील्स और बोर के सिस्टम पर। ऑफ-बाउ का नियम है इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ऑफ-बाउ का नियम है इलेक्ट्रॉनों का वितरण उनके कोषों में बढ़ते हुए क्रम के अनुसार होता है, उनकी ऊर्जा के अनुसार होता है। तो चलिए हम लोग ऑफ-बाउ का नियम समझते हैं। ये मित्रों ऑफ-बाउ का नियम 1s 2s 2p 3s। देखिए मैंने बताया था पहले में एक कोष होगा और एक ही उपकोष होगा, दूसरे में 2 उपकोष होगा, तीसरे में 3 होगा, चौथे में 4 होगा और 5वें में 4 होगा, छठे में 4 होगा, 4 से अधिक नहीं होगा। 3p और 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, 6s 6p 7s। हम लोग इतना समझ लेंगे, इन्हीं के माध्यम से जितने भी तत्व हैं सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे।
देखिए जो ये इलेक्ट्रॉन भरेंगे मित्रों ऐसे भरेंगे, पहले 1s भरेगा फिर 2s, एक बार हम लोग जाएंगे फिर रिटर्न होंगे, फिर यहाँ पर काटते हुए आएंगे। ये देखिए मित्रों यहाँ से हम लोग आए, फिर यहाँ से हम लोग रिटर्न हो रहे हैं। पहले 1s भरेगा, फिर 2s भरेगा, फिर 2p भरेगा, फिर 3s भरेगा, 3s भरने के बाद 3p भरेगा, फिर 4s भरेगा, 4s भरने के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, फिर 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s। यही आप बाउ के रूल पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से तत्व की संयोजकता, उसकी ऑक्सीकरण, सब कुछ बातें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही डिपेंडेड है। जिसको भी केमिस्ट्री पढ़नी है या समझनी है, जब तक आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं सीखेंगे तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही तत्व की पूरी जानकारी मिलती है मित्रों। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं मित्रों तत्वों की। तो पहला है, मान लीजिए नहीं है ही, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए मित्रों, पहले 1s भरेगा और मैंने आपको बताया है sp,d,f, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक, इसमें 6, इसमें 10 और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक। तो मित्रों हाइड्रोजन का हम करेंगे 1s1, क्योंकि अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग s में अधिक से अधिक 2 हो सकता है, अपने पास 2 है नहीं तो हम लोग कहेंगे 1। और दूसरा है हीलियम, हम कह देंगे 1s2। ये देखिए मित्रों पहला कोष जो है ये भर गया। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। अगर आपसे पूछता है हाइड्रोजन जो है ये किस समूह का तत्व है, तो देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया है तो हम ये कह देंगे ये s ब्लॉक का तत्व है। अगर हीलियम पूछता है हीलियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो हीलियम भी s ब्लॉक का ही तत्व है, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन s में आया है। और ध्यान रखिएगा हीलियम जो है ये अक्रिय गैस है। देखिए इसका अष्टक भरा, इसका पूरा कोष भरा हुआ है। मैंने बताया है आपको, यहाँ बता दे रहे हैं 2, 8, 18, 32, 50, 72, ये जो होते हैं यहाँ पर अष्टक भरा हुआ होता है। हम लोग यहाँ से पता कर लेते हैं कि कौन सी गैस अक्रिय है, कौन सी कैसी है। तो देखिए मित्रों यहाँ पर भरा हुआ है, इसलिए हीलियम जो है अक्रिय गैस है। तो कितनी अक्रिय गैसें हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये जो है मित्रों अक्रिय गैस है। इनका अंतिम कोष पूरी तरह से भरा हुआ होगा। ये गैसें किसी गैस से क्रिया नहीं करेंगी। कभी कभी एक नंबर में ये प्रश्न पूछ लेता है, जो गुब्बारा होता है उड़ने वाला गुब्बारा, उसमें हाइड्रोजन गैस भरना उचित होगा कि हीलियम गैस भरना उचित होगा? मित्रों वहाँ पर हीलियम गैस भरना उचित होगा, जबकि हाइड्रोजन जो है ये हीलियम से हल्का है। अगर हम लोग हाइड्रोजन भरेंगे ये हीलियम से तो ऊपर जाएगा, लेकिन मित्रों हम लोग यहाँ पर हीलियम इसलिए भरते हैं, ये की गैस है, ऊपर जाएगा गुब्बारा ताकि वो फटे ना। अगर हाइड्रोजन गैस भरेंगे वो बाहरी गैसों से क्रिया करके फट जाएगा, और हाइड्रोजन एक विस्फोटक गैस है, तो इसलिए हाइड्रोजन भरना ठीक नहीं है, वो फट के विस्फोट कर सकता है। इसलिए हम लोग हीलियम का चुनाव करते हैं। और ध्यान रखिएगा मित्रों, इन्हीं अक्रिय गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है। इन्हीं अक्रिय गैसों को नोबल गैस कहा जाता है, और ये 0 वर्ग की गैस भी कहलाती हैं। ये लोग या तो 18वें वर्ग की गैस कहलाती हैं। आप इतना अक्रिय गैसों के बारे में ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग अगला तत्व कौन सा है, लिथियम। अगर लिथियम 3 पर है मित्रों, हम कहेंगे 1s2। ये देखिए दूसरा यस में 2 अधिक से अधिक हो सकते हैं, अपने पास 3 है। अब देखिए 1s भर गया, अब घूम कर हम लोग आएंगे, कहेंगे 2s। अब 2s स्टार्ट होगा, हम कह देंगे 2s1। हमारे पास 3 था, 2 1 3 हो गया।
अब हम लोग मित्रों कहेंगे चौथा पर बेरिलियम 1s2 2s2। ये देखिए मित्रों, आप सोच रहे होंगे यहाँ पर भी तो भर गया, अष्टक कंप्लीट हो गया, 2 8 18 32 50 72 इतने पर मैंने बताया है। लेकिन मित्रों मैंने आपको ये भी बात बताया है, पहले में एक कोष होगा, पहले में एक उपकोष होगा, दूसरे में 2 उपकोष होगा। आप देख रहे हैं 1s अकेला था यहाँ पर जब ये भरा, तब हमने अक्री कहा था। ये 2s जब ये 2p भर जाएगा, तब लास्ट में जब 2p6 होगा, वहाँ पर वो गैस अक्री गैस होगी। तो चलिए हम लोग अगला करते हैं, बेरिलियम बोरान का करते हैं, 5 पर है 1s2 2s2। ये देखिए मित्रों 2 2 4 हुआ, अब ये 2s भी भर गया, अब हम लोगों को क्या भरेगा, 2p भरेगा। हम कह देंगे 2p1। कार्बन पर 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे 1s2 2s2 2p2। ये देखिए मित्रों, कार्बन में अंतिम वाला जो कोष है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक कितने पर होगा, 8 पर अष्टक होगा। मित्रों अगर इसमें 4 हैं और 4 खाली है, कहने का मतलब 4 इसमें है और 4 इसमें खाली है, तो मित्रों आप लोग ध्यान रखिएगा, कार्बन एक अर्धचालक है, जिसका आधा कोष भरा हुआ होगा वह कहलाएगा अर्धचालक। जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब मित्रों अक्री गैस अर्धचालक है। और ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन से जितने भी चिप बनाए जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, सभी प्रकार के चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन के ही बनाए जाते हैं। और जिसका आधा भरा होगा वह क्या कहलाएगा, अर्धचालक कहलाएगा, सेमीकंडक्टर कहलाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। और कार्बन में जो होता है ये आधा भरा है, मतलब बहुत सारी गैसों से ये क्रिया कर सकता है, बहुत सारे तत्वों से क्रिया कर सकता है, इसलिए कार्बन के जो है सबसे अधिक मात्रा में ये सबसे संयोग कर सकता है। इसके बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एथिलीन, एसिटिलीन, ये सब इसके इसी परिवार के सदस्य हैं, कार्बन परिवार के सदस्य हैं। तो मित्रों आपको ये बात समझ में आई होगी, जो आधा भरा होगा उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। अब एक पॉइंट ये है मित्रों, मैंने अभी ऊपर बताया था, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कोष में जाएगा वो तत्व उस कोष का तत्व होगा। देखिए यहाँ पर अंतिम यस में गया है, तो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है, हीलियम एस ब्लॉक का तत्व है, लिथियम एस ब्लॉक का तत्व है, बेरिलियम एस ब्लॉक का तत्व है। लेकिन बोरान देखिए पी में गया है, ये पी ब्लॉक का तत्व है, कार्बन ये पी ब्लॉक का तत्व है। हम लोग यहाँ से इसकी ये प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। अब बात करता है 7वां नाइट्रोजन की मित्रों, तो हम कहेंगे 1s2 2s2। ये देखिए 4 तो हुए हैं, अपने पास 7 है, अभी 3 बचा है, हम कह देंगे 2p3, क्योंकि मैंने p के लिए बताया अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हो गया नाइट्रोजन। अगला है ऑक्सीजन, 8 पर हम कह दें 1s2 2s2 2p4। अगर हमसे पूछता है अब 9वां कौन सा होगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। 9 पर क्या है मित्रों, फ्लोरीन, हम कह देंगे 1s2 2s2 2p5। और 10 पर है मित्रों नियान, हम कहेंगे 1s2 2s2 2p6। ये देखिए मित्रों, p में 6 2 8 अष्टक कंप्लीट हो गया, इसलिए नियान जो है अपनी अक्री गैस है। यहाँ पर देखिए नियान क्या है, अक्री गैस है। हम मित्रों यहाँ पर इसको देखते हैं, इसके अंतिम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक मिल जाएगा 6 हो जाएगा, 2 पहले से है तो हो जाएगा 8। इसका अष्टक तब कंप्लीट हो गया। जब एक इलेक्ट्रॉन कमी होगा वह मित्रों कहलाता है हाइड्रोजन वर्ग का तत्व। हाइड्रोजन का प्रतीक X है, तो हाइड्रोजन में है मित्रों, ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके खाली है। फ्लोरीन, यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन, ये हाइड्रोजन कहलाते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेडीन
आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेघा रोग हो जाता है। आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग इतनी बात समझ रहे हैं तो अब मित्रों हम लोग ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है ऑफ-बाउ के नियम से किया है। अब आगे हम लोग समझते हैं नील्स बोर के नियम से कैसे होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका एक इलेक्ट्रॉन कम होगा वह 17वें वर्ग का तत्व होगा और उसी को हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। ये देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका पी में गया है तो ये पी ब्लॉक का तत्व होगा। अब हम लोग ऑफ-बाउ के नियम से किए हैं, अब हम नील्स बोर के नियम से करेंगे। देखिए पहले कोष में एक इलेक्ट्रॉन है तो हम कह देंगे एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरे में 2 है, हम कह देंगे 2। अब देखिए यहाँ पर तीसरे में लिथियम में पहले कोष में 2 है और दूसरे में कितना है 1 है, हम कह देंगे 2,1 हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चौथे में देखिए 2,2, पहले में 2 है दूसरे में 2 है, इसका कह देंगे 2,3, पहले में 2 है दूसरे में 3 है। यहाँ पर जितने कोष होंगे प्रत्येक कोष के इलेक्ट्रॉनों को जोड़कर लिखना होता है। अगर कार्बन का पूछेगा हम कह देंगे 2,4, इसका कह देंगे 2,5, इसका कह देंगे 2,6, इसका कह देंगे 2,7। ये देखिए 7 है ना, 8 हो सकते हैं, 1 की कमी है इसीलिए हाइड्रोजन है। हम इसको कह देंगे 2,8 है। देखिए इसका अष्टक अंतिम में पूरा भरा हुआ है इसलिए हम कह देंगे इसको ये क्या है, ये अक्रिय गैस है। अब मित्रों हम लोग ये इन तत्वों के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं इनकी क्वांटम संख्या के बारे में समझते हैं। क्वांटम संख्या समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मित्रों क्वांटम संख्या के बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वह कितनी होती हैं, वह 4 प्रकार की होती हैं। अपनी पहली क्वांटम संख्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा है मित्रों एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के माध्यम से ही हम सभी क्वांटम नंबर को आसानी से निकाल सकते हैं। और लगे हाथ अभी मैं आपको समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक बारे में बता देगा। हाँ, मैंने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से नहीं, वैसे समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में पिछली वीडियो में बनाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में समझते हैं। अगर हम लोग ये इसको ले लेते हैं, अगर हमसे कहता है बोरान के अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के बारे में बताइए, तो ये देखिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है ये पी में गया है और दूसरे कोष में है। तो जो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर मित्रों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो जाएगा तो हम लोग इसको देखिए, अब जो ये एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसके बारे में समझेंगे। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए 0, पी के लिए 1 और डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। ध्यान रखिएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 होता है। तो देखिए मित्रों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपना जो आया है वो 2 आया है और हम लोग देख रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन इसका पी में गया है, पी के लिए कितना है, 1 है। तो मित्रों हम लोग खाना बनाएंगे प्लस से माइनस की तरफ, चाहे जिधर जाइए, चाहे आप प्लस से स्टार्टिंग कीजिए चाहे आप माइनस से स्टार्टिंग कीजिए। देखिए हम कह दें -1 0 +1, अगर डी में जाएगा तो 5 खाना बनेगा। कहने का मतलब 2n प्लस का 1 होता है, 2 दूनी 4 1 5, और इसमें जाएगा तो हम कह देंगे 3 दूनी 6 1 7, इसमें गया था 2 1 2 2 1 3, इसलिए यहाँ पर बना। ये हम देख रहे हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन की मतलब पी में गया है और पी में 1 ही इलेक्ट्रॉन है,
तो हम यहाँ पर ऐसा कर देंगे। अगर इसमें कितने हो सकते हैं अधिक से अधिक, इसमें अधिक से अधिक जो हो सकते हैं वह 6 हो सकते हैं। तो एक में 6 होंगे, लेकिन अपने पास एक ही है। मान लीजिए अगर 6 होता तो मित्रों हम ऐसा करते, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, फिर हम लोग यहाँ से रिवर्स होते हैं और ऐसा करते हैं। अगर नोक ऊपर होगी तो उसका चक्रण धनात्मक होगा, नोक नीचे होगी उसका चक्रण जो होगा वह ऋणात्मक होगा। हम लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया, हम लोगों ने एजीमुथर क्वांटम नंबर, ये देखिए मैंने लिख दिया है। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, चुंबकीय क्वांटम नंबर की। तो अपना जो चुंबकीय क्वांटम नंबर होगा, ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन की बात किया जा रहा है, ये -1 में है। तो अपना जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा वो -1 होगा। चाहे हम इसको भी आगे कर सकते, तब उस स्थिति में क्या होगा, प्लस में होगा। आप ये जो खाना है किस हिसाब से बनाते हैं उस पर डिपेंडेंट करता है। और मैंने आपको स्पिन के लिए बताया है, नोक ऊपर होगी धनात्मक, नोक नीचे होगी तो ऋणात्मक। ये हो जाएगा, ऊपर है तो प्लस का 1/2, ये होती है क्वांटम संख्या। चाहे जिस भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ही करना होगा, तभी आप किसी का क्वांटम संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको 10 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है। आप इसके सहायता से, आप बाउ के नियम की सहायता से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए हम लोग दो चार तत्वों का और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर दे रहा हूँ। 20 पर है कैल्शियम। और एक पॉइंट आप ये जान लीजिए मित्रों, ये देखिए यहाँ पर S में एक इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूर्ण होगा 2, 8, 18, 32, 50, 72 पर। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है। बस आप ध्यान रखिएगा अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कम है अष्टक के अकॉर्डिंग। अगर एक कम होगा तो वह एक ले भी सकता है और एक छोड़ भी सकता है। अभी जैसे यहाँ पर मित्रों है, देखिए ये इसमें 7 हुए हैं, तो इसका मतलब ये 7 तो त्यागेगा नहीं, ये बहुत करेगा, एक को ग्रहण करेगा। ध्यान रखिएगा, जब ग्रहण करेगा तब उस पर चार्ज माइनस लगेगा और जब छोड़ेगा तो चार्ज प्लस लगेगा। तो हम इसको कह सकते हैं F-। F- कब इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया है, ग्रहण कर लिया है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन पर आप जब भी देखेंगे ये माइनस लगा रहता है। तो ऑक्सीजन में 4, 2, 6 हो रहे हैं, अष्टक 8 पर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए यहाँ पर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, इसलिए यहाँ पर डबल माइनस लगा हुआ है। और ध्यान रखिएगा जब प्लस माइनस चार्ज आ जाएगा तो ये चीज़ कहलाता है आयन। तब वह तत्व क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। वह आयनित हो गया है, किसी अन्य तत्व से उसने क्रिया करके इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर लिया है। अगर हम लोग कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बोलते हैं मित्रों 1s2 2s2। आप वो जो सारणी बनाए थे उसको ध्यान रखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग होगा। 2p6, क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 20 है। 2p6 3s2 3p6 4s2, 20 होने चाहिए। 2, 2, 4, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 22। ये देखिए कैल्शियम है, अंतिम इलेक्ट्रॉन S में गया है, तो इसलिए ये S ब्लॉक का तत्व है जो अपना ये कैल्शियम है। मित्रों अगर हमसे क्वांटम संख्या निकालने की बात करेगा तो अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा 4। और देखिए S में जा रहा है, मैंने S के लिए बताया 0, तो अपना एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगा 0। तो अपना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग n से गुणा करेंगे 0 में तो सिर्फ एक बचेगा, एक ही खाना बनेगा। S में 2 ही इलेक्ट्रॉन बनते हैं, तो देखिए जब एक खाना बनेगा या तो ये ऊपर रहेगा या तो नीचे रहेगा। ऊपर रहेगा तो +1/2, नीचे रहेगा तो -1/2। ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के फायदे। आप इनसे बहुत सारे प्रश्न बनाएगा, जो भी जिस अवस्था में प्रश्न बनाएगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और मित्रों जो समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक का मैटर है, पिछले वीडियो में बताया है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए इतना करते हैं। आपको हम उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। जो भी मैटर होगा आप कम्युनिटी में हमें बता सकते हैं। और इन सब चीज़ों का PDF मित्रों आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल है संयुक्त अकेडमी नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
और हम लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है 63 93 73 0752। आपके किसी भी प्रश्न को लेकर कोई भी डाउट होगा, हम और हमारी टीम जो है आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। धन्यवाद।